देखिए, कल आपका सीपीसी में सेक्शन 13 आपका शुरू किया गया था। फिर एक बार दोहरा पहला मॉडल आपका ये बनता है विदेशी निर्णय से आप क्या समझते हैं और विदेशी निर्णय को भारत में कैसे इन्फोर्स कराया जा सकता है, या लागू, या इजरा, या प्रवर्तित, या उसी को हम कहते हैं निष्पादित कराया जा सकता है। यानी कि कैसे फॉरेन जजमेंट को एग्जीक्यूट भारत में कराया जाएगा या कैसे लागू कराया जाएगा, सब एक ही शब्द है। इजरा कैसे कराया जाएगा, निष्पादित कैसे कराया जाएगा, प्रवर्तित कैसे कराया जाएगा, लागू कैसे कराया जाएगा, या एग्जीक्यूट कैसे कराया जाएगा, उस प्रक्रिया का वर्णन करिए। ये क्वेश्चन आपका पहला बनता है। इस मॉडल को पहले हम उठाते हैं कि इसको कैसे लिखेंगे। जब भी इसको लिखिए आपका शुरुआत कैसे करनी है ये देखिए। सिविल प्रक्रिया संहिता यानी कि द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, या थोड़ा पर्दा सटाइए हो तो आँख पर रोशनी आ रही है। हाँ, नीचे से थोड़ा बेंच सही करके सटाइए। बस बस बैग रखा। देखिए, आपका सिविल प्रक्रिया संहिता या व्यवहार प्रक्रिया संहिता भी कहते हैं, या नागरिक प्रक्रिया संहिता, या दीवानी, चारों शब्द एक ही है। क्योंकि आपका शब्द काफ़ी घुमा रहा है कंपटीशन में, तो अब शब्दों को काफ़ी हम भी घुमाएं। यानी कि एक शब्द नहीं, अब 4 शब्द बताया जाए तब जाकर सही रहेगा। भाई देखिए, आपका मैंने समय के साथ जो नहीं चला, कहा भी जाता है, वो पीछे हो गया। यानी कि जो वर्तमान समय का कंपटीशन है आपका, उसके साथ अगर आप नहीं चलेंगे तो आप निश्चित तौर पे पीछे हो जाएंगे। चाहे बिहार एपीओ या जे में या जहाँ भी देखिए मेंस में, जो फालतू क्वेश्चन है उसको अब ज़्यादा पढ़ना है और अच्छे क्वेश्चनों को कम पढ़ना है। देख लीजिए, कहीं भी कंपटीशन देख लीजिए, फालतू क्वेश्चन ज़्यादा और अच्छे क्वेश्चन क्या आ रहे हैं, कम। तो और शब्दों का जाल ऐसा बुन रहा है कि आपका नेट या कहीं से शब्द उठा रहे हैं और हिंदी में लिख दे रहे हैं। तो आपका इसलिए ज़रूरी है कि सभी शब्दों को अब बताया जाए। देखिए, आपका सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 26 में, यानी कि धारा 2 के क्लाज 6 में विदेशी निर्णय को डिफाइन किया गया है, जिसके अनुसार विदेशी न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय को विदेशी निर्णय कहा जाएगा। तो भाई, फॉरेन जजमेंट कौन कहा जाएगा? जो फॉरेन कोर्ट द्वारा दिया गया हो, एक लाइन में। विदेशी न्यायालय कौन होगा, इसकी परिभाषा सीपीसी की धारा 25 में दी गई है। यानी कि ये प्री में भी आ चुका है। फॉरेन जजमेंट पूछे तो धारा 2 का कौन सा क्लास 6, और फॉरेन कोर्ट पूछ ले, विदेशी अगर न्यायालय पूछ ले तो धारा 5 का कौन सा क्लास 5, न धारा 2 का कौन सा क्लास 2, नहीं, फिर एक बार 2 का 5 देखना है भाई। देखिए, यानी कि फिर एक बार देखिए, धारा 2 का क्लाज 5 ये बताता है कि ऐसा न्यायालय जो भारत के बाहर स्थित हो, यानी कि भारत की एरिया से, या जो भारत का टेरिटोरी है या क्षेत्र है, या जो भारत की सीमा है उसके कहाँ हो, बाहर। और ऐसा न्यायालय भारत सरकार द्वारा न तो स्थापित किया गया हो न चालू रखा गया हो, उसी को विदेशी न्यायालय कहा जाएगा। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि वह न्यायालय भारत के बाहर हो और भारत सरकार द्वारा
न तो स्थापित किया गया हो न ही चालू रखा गया हो। यानी कि अगर कोई न्यायालय भारत से बाहर है और भारत सरकार ने उसे स्थापित किया है या चालू रखा है, तब वह विदेशी न्यायालय नहीं कहा जाएगा। ये याद रखिए। विदेशी निर्णयों को भारत में विधि के अनुसार प्रवर्तित कराया जा सकता है। इसके लिए विदेशी निर्णयों को 2 वर्गों में बांटा जाता है। कितने वर्ग में? 2। हम भी 2 वर्गों में बंटवारा तुरंत कर देना है आपका। पहला, ऐसा विदेशी निर्णय जो व्यतिकारी राज्य क्षेत्र के विदेशी न्यायालय द्वारा दिया गया हो, और दूसरा, व्यतिकारी से भिन्न विदेशी न्यायालय का निर्णय। बंटवारा करेंगे। पहले व्यतिकारी शब्द समझिए, तब आपका आगे बढ़ा जाएगा। व्यतिकारी का मतलब होता है रिसिप्रोकल। रिसिप्रोकल का मतलब होता है पारस्परिक, म्यूचुअल जिसे कहा जाता है। पारस्परिक का मतलब होता है कि जब 2 देश आपस में समझौता किए हों और एक दूसरे से वादा किए हों, वचन दिए हों समझौते द्वारा कि माने दोनों देश एक दूसरे के न्यायालय के निर्णयों को लागू कराएंगे। जैसे कि मान लीजिए एक उदाहरण कि भारत और इंग्लैंड है। भारत और इंग्लैंड में समझौता होता है। क्या समझौता होता है? भारत ने इंग्लैंड से वादा किया करार करके कि जो इंग्लैंड के न्यायालय निर्णय देंगे वह कहाँ लागू होंगे? भारत में। और इंग्लैंड ने भी भारत से वादा किया कि जो भारत के न्यायालय निर्णय देंगे वह कहाँ लागू होंगे? इंग्लैंड में। तो भारत और इंग्लैंड, ऐसी दशा में जो ये इंग्लैंड हैं वह व्यतिकारी राज्य क्षेत्र कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि भारत से उसका क्या हो गया है? टाई अप, यानी कि करार, यानी कि समझौता या संविदा या अनुबंध। तो जिन देशों से भारत सरकार की संविदा हुई है, हाँ, तब क्या व्युत्क्रम में व्यतिकारी व्यवस्था का मतलब दोनों वचन दिए। भारत ने किसको दिया है? इंग्लैंड, और इंग्लैंड ने भारत को। तो वहीं तो बताया गया। तो इंग्लैंड अब व्यतिकारी राज्य कहा जाएगा, विदेशी। भारत तो है ही भाई, इंग्लैंड कहा जाएगा। और अगर इंग्लैंड के न्यायालय निर्णय देते हैं तो वह निर्णय व्यतिकारी राज्य क्षेत्र द्वारा के विदेशी न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय कहलाएगा। और उसको भारत में कैसे लागू कराया जाएगा, इसके लिए सेक्शन कवर करना है सीपीसी की धारा 44A। बताएंगे हम अभी। व्यतिकारी राज्य से भिन्न राज्य क्षेत्र का मतलब ये हुआ कि जिस देश से भारत सरकार का कोई समझौता न हुआ हो। तो दोनों के लिए अलग अलग प्रावधान है, और वही दिमाग में बैठाइए और वहीं आपको लिखना भी है। देखिए, पहले हम व्यतिकारी का भाई चलते हैं। अगर व्यतिकारी राज्य क्षेत्र के विदेशी न्यायालय ने कोई निर्णय दिया है तो उस निर्णय को भारत में कैसे लागू कराया जाएगा, इस बारे में प्रोसीजर या प्रक्रिया का उल्लेख सीपीसी की धारा 44A में किया गया है, जो निम्नलिखित है। उस माने भारत के सक्षम न्यायालय में, भारत के सक्षम न्यायालय नहीं, जहां जिस स्थान पर उस निर्णय को लागू कराना है, उस न्यायालय के जिला जज के यहाँ एक आवेदन दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? एप्लीकेशन। और एप्लीकेशन के साथ उस विदेशी निर्णय की प्रमाणित कापी संलग्न की जाएगी। यानी कि एक एप्लीकेशन दे दीजिए, सब न्यायालय में नहीं, किस न्यायालय में? जिला जज। और जो विदेशी निर्णय आया है उसकी प्रमाणित कापी लाइए
और प्रमाणित कापी क्या करिए, उस एप्लीकेशन के साथ नत्थी कर दीजिए। और ये एप्लीकेशन कहाँ दिया जाएगा, जिला जज यानी कि डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ। और तब जिला जज ऐसे निर्णय का निष्पादन उस प्रक्रिया के तहत करेंगे जिस प्रक्रिया के तहत वह अपने निर्णयों को निष्पादित करते हैं। दूसरी भाषा में देखिए, जिला जज उस निर्णय को लागू वैसे कराएंगे मानो उन्होंने वह निर्णय स्वयं पारित किया हो। यानी कि स्वयं द्वारा पारित निर्णय को वह जिस तरीके से लागू कराते हैं उसी तरीके से ऐसे निर्णय को भी लागू कराया जाएगा। ये पहला किसके लिए हमने बताया, तो ये किसके लिए, जिससे समझौता जिस देश से हुआ हो कि ना हुआ हो। दूसरा नियम देखिए भाई, दूसरा ही आपका थोड़ा कठिन है। जिन राज्य क्षेत्रों से, बैठिए भाई, जिन देशों से भारत सरकार का समझौता नहीं हुआ है उन्हें क्या कहा जाएगा, तो उनको एक नाम दिया जाए, पारस्परिक या व्यतिकारी राज्य क्षेत्र के विदेशी न्यायालय से भिन्न न्यायालयों द्वारा दिया गया निर्णय। इन निर्णयों को भारत में लागू कराने के लिए प्रक्रिया अलग है। तो क्या प्रक्रिया है, पहले वो समझिए। जो व्यक्ति आपका विदेश में जीता है, भारत के सक्षम न्यायालय में उसे अब वाद लाना पड़ेगा। कहीं नहीं, किस न्यायालय में, डीजे के यहाँ नहीं, किस न्यायालय में, सक्षम लिखिएगा। भारत के सक्षम न्यायालय में वह क्या लाएगा, वाद। उस वाद पत्र के साथ विदेशी न्यायालय के निर्णय की प्रमाणित कापी क्या करेगा, संलग्न। फिर वाद जब दायर हो गया तो प्रतिवादी को समन जारी होगा, प्रतिवादी को कॉल लेटर जारी होगा। सीआरपीसी में बताया भी गया था, समन का मतलब क्या हुआ, बुलावा पत्र। प्रतिवादी को बुलाया जाएगा, प्रतिवादी आपका वादी के दावे का विरोध करेगा, वादी और प्रतिवादी दोनों को सुना जाएगा और सुनने के बाद भारत के न्यायालय उस विषय पर क्या सुनाएंगे, निर्णय। अब देखिए निर्णय पर आ जाइए। अगर विदेशी न्यायालय का जो निर्णय था अगर वैसा निर्णय ही भारत के न्यायालय सुनाते हैं, तब ऐसी दशा में अब दो निर्णय हो जाएंगे। एक जो विदेशी न्यायालय ने दिया था और उसी विषय पर किस न्यायालय ने दे दिया, भारतीय। तो दोनों निर्णयों को एक में मर्ज कर दिया जाएगा और तब उसे भारत में निष्पादित कराया जाएगा। लेकिन यानी कि वादी को भारत में जीतना ही होगा तब। अब कल्पना करिए कि अगर वादी हार गया, वाद भारत में किया लेकिन क्या किया, हार गया, इसके विपक्ष में डिक्री पारित की गई, पक्ष में नहीं, या इसका वाद खारिज हो गया, तो क्या विदेशी न्यायालय का वह निर्णय अब भारत में लागू कराया जा सकेगा कि नहीं? नहीं। यानी कि जो व्यक्ति विदेश में जीता है उसे भारत में भी जीतना क्या है, अनिवार्य। अगर भारत में हार जाता है तो भले विदेश में जीता हो, वह विदेशी न्यायालय का निर्णय अब भारत में इन्फोर्स नहीं कराया जा सकता, लागू नहीं कराया जा सकता। तो आसान किस में हुआ लागू कराना, व्यतिकारी में, और कठिन किस में हो गया, जो व्यतिकारी से क्या है, भिन्न, माने व्यतिकारी से बाहर। एक उदाहरण से बता दिया जाए भाई इसको, तब धारा 13 शुरू किया जाए। एक उदाहरण देखिए आपका, दोनों पर एक ही उदाहरण में मैं सेट कर रहा हूँ। मान लीजिए ए तथा बी हैं और ए ने बी के खिलाफ 5 लाख रुपए की मांग के लिए मुकदमा दायर किया। कहाँ दायर किया? विदेश में। ए जीत गया और बी क्या हुआ? हार गया।
तो अगर जिस देश के न्यायालय ने यह फैसला दिया है, अगर उस देश से भारत का सरकार का समझौता है, तब उसका नियम अलग चलेगा। ये क्या करेगा, आपका जहां लागू कराना है निर्णय, वहां के कहाँ, डीजे के यहाँ एक आवेदन देगा। आवेदन के साथ उस विदेशी न्यायालय के निर्णय की प्रमाणित कापी क्या करेगा, अटैच, और जिला जज उस निर्णय को ऐसे लागू कराएंगे मानो उन्होंने वह निर्णय क्या दिया था, स्वयं। ये पहला नियम निकल गया। दूसरा नियम देखिए, अगर इस ऐसे देश ने निर्णय दिया है विदेशी न्यायालय ने जिससे कि भारत सरकार का कोई समझौता नहीं, तो ये विदेश में जीता है तो अब भारत में आएगा, और भारत में सक्षम न्यायालय में, किसी भी नहीं, सक्षम न्यायालय में क्या दायर करेगा, वाद, और वाद दायर करके बी को प्रतिवादी बनाएगा। किसको प्रतिवादी, बी को। और आपका इस वाद के साथ जो विदेशी न्यायालय का निर्णय है उसकी प्रमाणित कापी क्या करेगा, संलग्न करेगा। फिर जब वाद दायर हो गया तो न्यायालय बी को बुलाएगा, फिर भारत में ए तथा बी को क्या किया जाएगा, सुना जाएगा। यदि भारत के न्यायालय ए के पक्ष में फैसला दे दें, तब तो भाई दो फैसले हो गए, एक विदेशी न्यायालय और एक भारत के, तो दोनों मर्ज कर दिए जाएंगे और लागू होगा। लेकिन अगर ए भारत के न्यायालय में क्या हो गया, हार गया, तो विदेशी न्यायालय का निर्णय भारत में अब लागू नहीं कराया जाएगा। यानी कि भले विदेश में जीता हो, ऐसी दशा में उसे हर हाल में कहाँ जीतना होगा, भारत में भी। अब आइए आगे बढ़ा जाए आपका ये, तो अगर ये पूछे कि कैसे प्रवर्तित कराया जाता है, तब दो एंगल बनाकर लिखना है शॉर्टकट में, 1.5-2 पेज में। दूसरा देखिए जो मॉडल बनता है भाई, विदेशी निर्णय से आप क्या समझते हैं, विदेशी निर्णय भारत में कब कंक्लूसिव या कब निश्चायक नहीं होंगे, उन आधारों का वर्णन करिए। तो पहले कॉन्सेप्ट बनाइए तब और आपका बताया जाए। 3-4 महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट हैं इसमें। पहला कॉन्सेप्ट ये है कि विदेशी निर्णय का भारत में इफ़ेक्ट क्या होगा, प्रभाव क्या होगा, आपका इफ़ेक्ट क्या होगा, ये पहला आपका क्वेश्चन बनता है। वह निर्णय पर्सोनम होगा कि रेम होगा, यानी कि वह निर्णय व्यक्तिबंधी होगा कि लोकलक्षी होगा। तब पहले व्यक्तिबंधी और लोकलक्षी समझिए, तब आपका बेयर एक्ट हम पढ़ाएंगे और आप बताइएगा। जो जिस निर्णय से केवल पक्षकार या उनके हित प्रतिनिधि यानी कि उत्तराधिकारी या विधिक प्रतिनिधि, सामान्य भाषा में समझिए, हित प्रतिनिधि तो लीगल भाषा है, जो निर्णय पक्षकारों पर या कि उनके हित प्रतिनिधियों पर लागू होता है, या जिस निर्णय से केवल वाद के पक्षकार या उनके विधिक प्रतिनिधि बाध्य होते हैं, वह निर्णय का प्रभाव पर्सोनम या व्यक्तिबंधी कहा जाता है। यानी कि पूरा विश्व से मतलब नहीं है, कौन आपका कौन बाध्य होता है, पक्षकार और कौन, उसके हित प्रतिनिधि। और जिस निर्णय से पूरा विश्व बाध्य होता है, यानी कि वह निर्णय पूरे विश्व के खिलाफ माना जाता है, उस निर्णय को जजमेंट इन रेम या सर्वबंधी, विश्वव्यापी या लोकलक्षी निर्णय कहा जाता है। तो एविडेंस में भी हल्का सा जानना है, आपका सीपीसी में भी जानना है। आपका लोकलक्षी निर्णय या जजमेंट इन रेम एविडेंस में कहाँ है, तो 41। 4 विषयों पर साक्ष्य अधिनियम के तहत सक्षम न्यायालय अगर अंतरिम नहीं, सतर्क रहना है, कैसा अंतिम निर्णय डिक्री आदेश पारित करता है, तो वह निर्णय जजमेंट इन रेम कहा जाता है। और धारा 13 भी हम शुरू करेंगे। तो पहला एंगल ये जानना है
कि विदेशी निर्णय का प्रभाव पर्सोनम होगा, यानी कि पूरा देश बाध्य नहीं होगा। किसके विरुद्ध कौन बाध्य होगा उस निर्णय से? पक्षकार या उनके हित प्रतिनिधि। अभी हम बेहरक से निकालेंगे, ये नहीं कि बेहरक से जो नियम है। दूसरा नियम देखिए, विदेशी निर्णय कब रेस जुडिकेटा या प्रांग न्याय का काम करेगा, ये भी प्रावधान सेक्शन 13 में किया गया है। दूसरा। तीसरा आपका विदेशी निर्णय पर किस आधार पर आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, किस आधार पर आपत्ति कर सकते हैं, ताकि विदेशी निर्णय भारत में लागू ही न हो। तो वह आपत्ति 13 में भी हैं और 14 में भी हैं। बताया जाएगा क्या अंतर है। 13 में भी हैं और किस में हैं? 14 में भी हैं, लेकिन शुद्ध रूप से 13 ज़्यादा लिखना है, 14 तो आपका सेक्शन 2 लाइन में 3 लाइन में निपटाना है। तीसरा देखिए आपका मैंने अगला पॉइंट कि कब फॉरेन जजमेंट निश्चायक या कंक्लूसिव या अकाट्य नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि सेक्शन 13 में कुछ बेस दिए गए हैं, कुछ आधार दिए गए हैं, जिन आधारों पर आप विदेशी निर्णय को चैलेंज कर सकते हैं, और अगर आपने उन आधारों को साबित कर दिया तो विदेशी निर्णय भारत में लागू होंगे कि नहीं, तो लागू नहीं होंगे। 4-5 एंगल बताया गया। पहले निश्चायक शब्द को भी एक लाइन बता दिया जाए। भाई शब्दों पर जानिए नए लोग। भाई निश्चायक का मतलब होता है अकाट्य तर्क। अकाट्य तर्क मतलब निर्विवाद प्रमाण। निर्विवाद प्रमाण का मतलब कि ऐसा प्रमाण जिस पर कोई विवाद नहीं किया जा सकता। इंग्लिश में कंक्लूसिव प्रूफ कहा जाता है, निश्चायक सबूत कहा जाता है। और निश्चायक सबूत की परिभाषा सीपीसी नहीं देती, न सीआरपीसी देती है, लेकिन एविडेंस देता है। और एविडेंस की कौन सी धारा? 4। देखिए आपका यूपीजे में क्या पूछा गया था कि एविडेंस में अकाट्य तर्क, निर्विवाद प्रमाण, या उसी को हम लीगल भाषा में क्या कहेंगे, निश्चायक सबूत किन धाराओं में है? तो 41 में, 112 में और 113 में। ये पिछली बार यूपीजे में आया था, मैंने 2018 में। 3 धाराओं में कंक्लूसिव प्रूफ का प्रावधान किया गया है। अकाट्य तर्क, एक उदाहरण हम बता दें, और एविडेंस से नहीं बल्कि आईपीसी में देखा जाए, वो भी एपीओ में पूछा गया था, सही रहेगा। सबसे अच्छा उदाहरण हम बता रहे हैं आईपीसी की धारा 82 से। 82 ये बताती हैं कि कोई बात अपराध नहीं है जो ऐसे शिष्य द्वारा की जाए जो अपराध करते समय जिसकी आयु या एज 7 वर्ष से बिलो, यानी कि 7 वर्ष से कम है। तो अगर एक बार न्यायालय में ये प्रूफ कर दिया जाए कि जिस दिन बच्चा अपराध किया था उस दिन उसकी एज 7 वर्ष से क्या थी? कम। तो दूसरी बात ये निश्चायक सबूत माना जाएगा, अकाट्य तर्क माना जाएगा, निर्विवाद प्रमाण माना जाएगा कि ऐसा बच्चा अपराध करने में सक्षम है कि अक्षम। इसीलिए यूपीएपीओ ने बनाया डोली इनकैपेक्स या अक्षम गुड़िया की धारा में 82। डोली इनकैपेक्स मतलब कि अपराध करने में अक्षम। इसका हिंदी होता है भाई, ये नहीं कि हिंदी ना जानिए। डोली इनकैपेक्स मतलब क्या? अपराध करने में सक्षम कि अक्षम। आगे देखिए, अब बेयर एक्ट की भाषा देखिए भाई, सामान्य बातें, निश्चायक सबूत भी हो गया। अब आपको बेयर एक्ट की धारा 13 की भाषा देखनी है और उसी भाषा को पढ़िए। तो एक लाइन थोड़ा शुरुआती दौर में विदेशी निर्णय उसके द्वारा हाँ बोलते रहिए। पक्षकारों के बीच या उसी हक के अधीन मुकदमा करने वाले ऐसे पक्षकारों के बीच जिनके व्यक्तिगत अधिकार के
न्याय निर्णित किसी विषय के बारे में वहाँ के सिवाय निश्चय हुआ। देखिए भाई, आपका फिर बेरक देखिए क्या कहता है, अच्छे से देखना, यहीं से आपका प्रभाव भी बनाना है। अगर कोई विदेशी निर्णय दिया गया है तो पहला ये कहा जा रहा है कि जो विदेशी निर्णय के पक्षकार थे या उन पक्षकारों के अधीन जो दावा कर रहे हैं या उन पक्षकारों से व्युत्पन्न या उत्पन्न हक के अधीन जो दावा कर रहे हैं, तो इतना लंबा नहीं लिखना है, बस एक लाइन लिखना है, पक्षकार या उनके हित प्रतिनिधि। अब ये न लिखेगा व्युत्पन्न अधिकार इत्यादि, यानी कि पक्षकार और पक्षकार नहीं है तो उनके क्या हित प्रतिनिधि, यानी कि पक्षकारों के जो उत्तराधिकारी हैं। बस एक लाइन जानना है, उतना लंबा नहीं। तो पहला, हाँ, इनके बीच में जो निर्णय हुआ है और जिस विषय पर डायरेक्ट निर्णय हुआ है, इनडायरेक्ट नहीं, यानी कि जो बातें निर्णय में स्पष्ट रूप से क्या की गई है, लिखी गई है, तो इनके बीच यह निर्णय निश्चायक होगा, अकाट्य होगा, निर्विवाद होगा, सिवाय का मतलब ये हुआ कि नीचे कुछ आधार दिए गए हैं, अगर उन आधारों को साबित कर दिया जाए तो ये निर्णय निश्चायक नहीं होगा, यानी कि इस निर्णय को भारत में लागू नहीं कराया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि आप फॉरेन जजमेंट पर ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, और वह ऑब्जेक्शन का आधार कहाँ दिया गया है, सेक्शन 13 में दिया गया है। अभी हम आधार ही शुरू करेंगे। अब आप लोग तुरंत बताइए, आपका जो नया क्वेश्चन बना कि विदेशी निर्णय का इफेक्ट क्या होता है, पर्सोनम हुआ कि रेम हुआ? क्यों पर्सोनम आप कह रहे हैं? क्योंकि स्पष्ट बताया जा रहा है कि विदेशी निर्णय किसके बीच लागू होगा, पक्षकारों या उनके हित प्रतिनिधि। तो क्या पूरे विश्व के विरुद्ध लागू हो रहा है? तो विश्व के विरुद्ध लागू नहीं हो रहा है, तो कौन सा प्रभाव हुआ? जजमेंट इन पर्सोनम, यानी कि व्यक्ति बंदी। पहला क्वेश्चन सतर्क याद रखें, नए नए क्वेश्चन। अब वहीं एक एक आधार आपका देखना है, जिस आधार पर आप फॉरेन जजमेंट को चुनौती देंगे। तो एक एक आधार देखिए, मैं भी आपत्ति का आधार बता रहा हूं, और निर्णय को भारत में लागू न होने दीजिए। तो एक एक देखिए भाई, पहला क्या है, अगर वह विदेशी निर्णय कॉम्पिटेंट या सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा नहीं दिया गया है, तो एक उदाहरण बना लिया जाए और उसी उदाहरण पर पूरा आधार हम बताएं। ध्यान से देखिए भाई, ए बी के खिलाफ इंग्लैंड में मुकदमा किया था और कितने धन की मांग किया था? 5 लाख। ए जीता और बी क्या किया है? हारा है। अब ए भारत में आता है तो इंग्लैंड से समझौता है भाई, बता दिया जाए, इंग्लैंड से समझौता है तो कहाँ एप्लीकेशन देगा? डीजे के पास, और आवेदन देगा, और आवेदन के साथ ही इस निर्णय के क्या लगाएगा? प्रमाणित कापी, और डीजे से मांग करेगा कि आप इस निर्णय को क्या कराइए? लागू। अब दूसरा नियम देखिए, डीजे बी को नोटिस जारी करेंगे लागू कराने के लिए। बी को सूचना मिली कि ये तो आ गया भारत, तो बी तुरंत आएगा और आकर डीजे के न्यायालय में ऑब्जेक्शन कर सकता है कि हजूर, इस विदेशी निर्णय को भारत में लागू न कराया जाए। तो क्यों न कराया जाए? तो धारा 13 में जो आपत्ति का आधार है, अगर बी साबित कर देता है जो सेक्शन 13 में बातें हैं, तो वह निर्णय भले विदेश में जीता हो, भारत में लागू होगा कि नहीं? नहीं होगा। तो बी पहला आधार क्या उठा सकता है? तो पहला आधार भी उठा सकता है कि हजूर, जिस विदेशी न्यायालय ने निर्णय दिया है,
उस विदेशी कानून के अनुसार उस न्यायालय को वह निर्णय देने की अधिकारिता या जुरिडिक्शन नहीं था। इसका मतलब ये हुआ कि भारत में ये दिखाइए कि जिस इंग्लैंड के न्यायालय ने ये जजमेंट पारित किया है उसको उस मामले में जजमेंट देने का हक ही नहीं था। अतः जब अधिकारता थी नहीं और इंग्लैंड के न्यायालय ने निर्णय सुना दिया तो अधिकारता के अभाव में दिया गया निर्णय नल एंड वाइड होता है, यानी कि अकृत और क्या होता है, शून्य। अतः ऐसे निर्णय को भारत में लागू न कराया जाए और भारत में इसे मान्य न किया जाए। तो पहला आधार रटिए मेंस के लिए। पहला क्या हो गया कि विदेशी न्यायालय क्या था, अक्षम, यानी कि उसे जुरिडिक्शन नहीं था। दूसरा आधार देखिए भाई आपका, वह मामले के गुणागुण मतलब मेरिट के आधार पर नहीं दिया गया है। इसी को थोड़ा व्याख्या करके 2 लाइन जानना है। बी न्यायालय में आता है डीजे के और कहता है कि हजूर विदेशी न्यायालय ने जजमेंट तो सुनाया लेकिन ये जजमेंट मेरिट पर आधारित नहीं है, यानी कि गुणागुण पर आधारित नहीं है। इसको मेरिट कहा जाता है, मेरिट पर आधारित नहीं है। अब समस्या ये आई कि कब कहा जाएगा कि कोई निर्णय मेरिट पर आधारित नहीं है। तो मेरिट पर आधारित नहीं है निर्णय, इसके लिए 2 पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा। पहला पॉइंट है कि जिस कानून के तहत मुकदमा दायर किया गया था, न्यायालय ने फैसला तो सुनाया लेकिन जो आधार उस कानून में फैसला सुनाने का था उस आधार से बाहर जाकर फैसला सुना दिया। यानी कि जिस कानून के तहत मुकदमा किया गया उस कानून का सहारा नहीं लिया और बाहर जाकर क्या किया, फैसला दे दिया बाहरी आधारों पर, तो ये निर्णय मेरिट पर डिसाइड किया हुआ नहीं माना जाएगा, पहला। दूसरा आपका, हजूर यह निर्णय पक्षकारों के बीच प्रतिवाद मतलब कि विवाद का परिणाम नहीं है। इसका मतलब ये हुआ प्रतिवाद का कि हजूर वादी ने वाद तो दायर किया लेकिन प्रतिवादी को मौका ही नहीं दिया गया वादी के दावे का जवाब देने का। अगर हमें मौका विदेशी न्यायालय देता तो हम वादी के दावे का क्या करते, विरोध, और बिना विरोध किए का समय दिए हुए ही विदेशी न्यायालय ने निर्णय सुना दिया। अतः इस निर्णय को भारत में कंक्लूसिव, अकाट्य, निर्विवाद न माना जाए और इस निर्णय को भारत में लागू न कराया जाए। तो दूसरा आधार हो गया कि निर्णय किस पर नहीं दिया गया है, मेरिट पर। पहला क्या बताया गया, रटिए, न्यायालय क्या था वो, अक्षम। दूसरा क्या हुआ, मेरिट पर ही नहीं दिया गया। तो मेरिट पर कब, तो 2 बताया गया। तीसरा देखिए, कार्यवाहियों के सकृत दर्शने। अब इसको पहले समझिए, कार्यवाहियों के सकृत दर्शने शब्द पहले भाई समझिए, क्योंकि शब्द ही नहीं आएगा तो लिखेंगे क्या। कार्यवाहियों के सकृत दर्शने का मतलब हुआ प्राइमा फेसाई। प्राइमा फेसाई का मतलब प्रथम दृष्टिया का मतलब सरसरी तौर पे। सरसरी तौर पे का मतलब कि आपका कि सरसरी तौर पर का मतलब ये हुआ कि एक बार सामान्य तौर पर देखने से ही। तो पहले प्राइमा फेसाई को समझिए एविडेंस से। एविडेंस में प्राइमा फेसाई या आप कह सकते हैं कि प्रथम दृष्टिया देखने से ही गलती महसूस होती है। तो इसके लिए आपका 2 सेक्शन बने हैं प्राइमा फेसाई पर, मैं बता रहा हूँ। एक एविडेंस की धारा 93 बनी है
और दूसरा 106 बनी है। प्राइमा फेसाई पर कौन सी धारा? 2। एविडेंस की धारा 93 कहती है कि अगर किसी दस्तावेज को सरसरी तौर पर देखा गया प्राइमा फेसाई और उस दस्तावेज में त्रुटि दिखाई दी तो उस त्रुटि को सुधारने के लिए साक्ष्य ग्राह्य होगा कि नहीं? नहीं होगा। जैसे कि एक उदाहरण हम बता रहे हैं जो बिहार एपीओ में भी आया था। ए अपना घोड़ा बी को 1000 या 1500 रुपया में बेचने का करार करता है। किसी भी आम आदमी से कहा जाए कि बताइए इस करार में त्रुटि है कि नहीं, तो सरसरी तौर पर एक नज़र पढ़ने से ही बता देगा कि यह करार ही बेकार है। घोड़ा 1000 में बेचा जाएगा कि कितना, आपका 1500 में, ये डिसाइड ही नहीं है। तो कॉन्ट्रैक्ट की धारा 29 के तहत अनिश्चितता के कारण करार क्या होते हैं? क्या ये सुधारा जा सकता है कि नहीं? गलती साक्ष्य नहीं दिया जा सकता कि 1000 की 1500, यही बिहार भी पूछा था। दूसरा आपका देखा जाता है, कह सकते हैं कि आपका 106 खूब पूछा जाता है। आपका घटना स्वयं बोलती है, यानी कि घटना अपना कहानी स्वयं करती हैं, यानी कि प्रत्यक्षम किम प्रमाणम इत्यादि। इसको देखिए आपका नहीं, हाँ, रेस एप्सा लाक्विटर, रेस एप्सा लाक्विटर कहा जाता है। प्राइमा फेसाई इसे कहते हैं। अब फिर बैक हो जाइए विदेशी निर्णय पर। कार्यवाहियों के सकृत दर्शन है, यानी कि अगर भारत के न्यायालय के समक्ष वह निर्णय और कार्यवाही पेश की गई और भारत के न्यायालय ने सरसरी तौर पर वह कार्यवाही देखी, तो प्रतिवादी ही आपत्ति करेगा कि हजूर आप एक बार निर्णय पढ़िए, कार्यवाही देखिए, प्राइमा फेसाई, यानी कि आपको शुरुआती दौर में ही ये लग जाएगा, महसूस हो जाएगा। क्या महसूस हो जाएगा? आगे देखिए। अब तो सकृत दर्शन आ गया ना, प्राइमा फेसाई। कार्यवाहियों के सकृत दर्शन स्पष्ट है कि वह अंतर्राष्ट्रीय विधि के अशुद्ध बोध पर या भारत की विधि के, माने जिस मामले में वह भारत सरकार अंतर्राष्ट्रीय विधि को मान्यता देती है उससे उस पर आधारित नहीं है। इसका मतलब ये प्रतिवादी अर्थात भी 2 आधार इसमें उठा सकता है। पहला क्या उठा सकता है कि हजूर कार्यवाही आप देखिए प्राइमा फेसाई सरसरी तौर पे, और कार्यवाही देखिए ये जो निर्णय दिया गया है, ये जो अंतर्राष्ट्रीय विधि है, यानी कि आपका इंटरनेशनल लॉ है, उस लॉ का वायलेशन करके दिया गया है और अंतर्राष्ट्रीय विधि का उल्लंघन करके विदेशी न्यायालय ने निर्णय दिया, तो उस निर्णय को भारत में लागू न कराइए, पहला। दूसरा, हजूर जिन नियमों को भारत सरकार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता देती हैं उन नियमों का ही उल्लंघन किया गया है और उन नियमों के विपरीत जाकर यह निर्णय दिया गया है, अतः यह भारत में लागू न कराया जाए। 2 आधार इसमें है। अगला देखिए आपका डी, वे कार्यवाहियाँ जिसमें निर्णय अभिप्राप्त किया गया था वह क्या थी? तो आपका माने नैसर्गिक न्याय के नियमों के विरुद्ध थी। तो लगातार तो बताया जा रहा है नैसर्गिक न्याय, फिर एक बार लिखना पड़ेगा तीनों, यानी कि बी न्यायालय में आता है और न्यायालय में ये कहता है भारत के कि हजूर विदेशी निर्णय भारत में तो आया है, लेकिन जिस विदेशी न्यायालय ने यह फैसला सुनाया है उसने प्राकृतिक न्याय या नैसर्गिक न्याय या नेचुरल जस्टिस का क्या किया है? वायलेशन। और नेचुरल जस्टिस का वायलेशन करके फैसला सुनाया है, अतः इस फैसले को भारत में लागू न कराया जाए।
तो फिर प्राकृतिक न्याय के मेंस में तीनों सिद्धांत यहाँ एक एक लाइन लिख देना है। और मैं लगातार बता रहा हूँ, प्राकृतिक न्याय के 3 सिद्धांत हैं। पहला, आडि अल्टम पर्टम, यानी कि दूसरे पक्षकार को भी क्या किया जाए, सुना जाए। तो भी कह सकता है इस उदाहरण में कि हजूर विदेशी न्यायालय ने तो हमें क्या नहीं किया, सुना ही नहीं। दूसरा देखिए, आपका रूल अगेंस्ट बायस, यानी कि हजूर हमारे साथ पक्षपात हो गया, जज साहब ने ही पक्षपात कर दिया, यानी कि पक्षपात। और तीसरा, रीजन डिसीजन, हजूर विदेशी न्यायालय फैसला तो दिया लेकिन फैसले का तर्क, आधार या कारण ही नहीं बताया, अतः ये फैसला किसका वायलेशन करता है, नेचुरल जस्टिस का, अतः यह भारत में लागू कराया जाए कि न कराया जाए, न कराया जाए। कौन आपत्ति करेगा, विपक्षी, यानी कि बी। अगला देखिए, वह कपट द्वारा भी प्राप्त किया गया है, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि विदेशी न्यायालय से फ्रॉड कर दिया गया। तो कपट मैं फिर से एक बार बता दूं भाई, कब कोई निर्णय कपट द्वारा प्राप्त माना जाएगा, तो ध्यान से समझिएगा। अगर विदेशी न्यायालय में गलत तथ्य पेश करके, झूठे या फाल्स साक्ष्य पेश करके और विदेशी न्यायालय से निर्णय पा लिया गया है, तो हम कहेंगे कि वह निर्णय क्या करके पाया गया है, फ्रॉड। तो फ्रॉड द्वारा पाया गया निर्णय भारत में लागू नहीं होगा। एक फ्रॉड का उदाहरण बता दिया जाए आपका, भारत में भी जैसे कि राहुल गांधी जी हैं, आप लोग सब लोग उपनाम जानते हैं, बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कई लोग भाई आपत्ति भी किए कि सर अब आपका उदाहरण जो दीजिए, आपका चूँकि भाई ऑनलाइन भी क्लास चलता है, हज़ारों लोग देख रहे हैं, तो आप अब उदाहरण में सही नाम लीजिए, गलत नाम नहीं, यानी कि बुआ, बबुआ, पप्पू, फेंकू न लीजिए। ये आपका तो सबसे अच्छा उदाहरण भाई आपका दिया जाए। देखिए आपका फिर एक बार थोड़ा बहुत बताया जाए, तब एक पॉइंट और है, भारत के न्यायालय द्वारा अगर निर्णय दिया गया तब भी आप आपत्ति कर सकते हैं। इसके लिए प्रावधान एविडेंस की धारा 44 में है। किस धारा में? आप ये भारत के भी न्यायालय में कर सकते हैं, भारत के न्यायालय ही निर्णय दिए, ये तो विदेशी हम बता रहे हैं। आपका पहला आपत्ति कर सकते हैं कि वह भारत का न्यायालय सक्षम ही नहीं था। दूसरा कर सकते हैं कि भारत के न्यायालय से फ्रॉड करके निर्णय ले लिया गया। और तीसरा कंक्लूजन, यानी कि साठगांठ या पक्षकारों ने क्या रच लिया, साजिश, दुह संधि, साजिश कहा जाता है। लेकिन ये जो हम बता रहे हैं भारत के न्यायालय के नहीं, किस न्यायालय के, विदेशी। तो अगला देखिए आपका, भारत में एक लाइन एक उदाहरण दे दिया जाए। देखिए आपका मोदी जी के खिलाफ, माने सरकार के खिलाफ याचिका दायर की गई और कहा गया कि हजूर सरकार ने आपका राफेल में कह सकते हैं घोटाला किया और अंबानी को क्या किया, बहुत फ़ायदा पहुंचाया। तो आज भी पहुंचा रहे हैं सरकार, उसमें क्या है भाई, अडानी, अंबानी और बाबा हमारे रामदेव, तीन ही तो फ़ायदे में ज़्यादा, और कौन फ़ायदे में ज़्यादा, आज भी पहुंचा रहे हैं। अरबों का, अडानी को अरबों का ठेका और अरबों का बैंक से लोन मिल गया, बिना सरकार के कृपा के नहीं मिलेगा एक पैसा, जाइए तो भगा देंगे बैंक वाले। जब तक सरकार नहीं चाहती, वो भले सरकार कहे कि हम नहीं हस्तक्षेप करते, इसीलिए रिजर्व बैंक का गवर्नर भी इस्तीफा देकर चला गया बीच में कि सरकार हम पर क्या डाल रही है, दबाव। तो अगला देखिए, तो आपका याचिका दायर हुई, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, यानी कि क्लीन चिट दे दी सरकार को, कहा कि कोई घोटाले का साक्ष्य नहीं मिला। फिर आपका पता लगा कि एक बात सरकार ने मिस कर दी, छुपा दी, तो आपका राहुल गांधी सक्रिय हो गए कि ये कपट की है सरकार और मानना के लिए क्या किया जाए, दंडित। तो सरकार दूसरे दिन ही महान्यायवादी ने कहा कि ये त्रुटि हो गई है क्लर्कियल, हम नया एप्लीकेशन दे रहे हैं सुधार कर, दूसरे दिन ही दिया गया।
तो आपका राहुल गांधी जी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्या है आपका माने चौकीदार चोर है, तो सुप्रीम कोर्ट भी अड़ गया कि हमने कब कहा, आप राजनीति करिए, हमारा नाम न घसीटिए। तो कई लोग हमारा भी नाम घसीटते हैं कि मनोज सर ने ये कहा, मनोज सर ने, तो भाई जब मैं न कहूँ तो हमारा नाम न घसीटिए, आप अपने नाम का यूज करिए। तो आपका वो अलग बात है कि आपका राहुल गांधी ने बिना शर्त सुप्रीम कोर्ट से माफ़ी मांग ली कि हमसे गलती हो गई, क्या करिए, माफ़ कर दिया सुप्रीम कोर्ट। तो इसका मतलब कि अगर न्यायालय से आप फ्रॉड करके, मिथ्या तथ्य पेश करके, साक्ष्य पेश करके फैसला ले लिए और बाद में पता लगा कि आपने मिथ्या साक्ष्य पेश किया था, तो वह निर्णय भारत के भी न्यायालय में, चाहे भारत का न्यायालय दिया हो या विदेशी, इस आधार पर दोनों निर्णय क्या करवाए जा सकते हैं, सेट एसाइड, और विदेशी निर्णय है तो भारत में लागू नहीं होगा। अंतिम देखिए भाई, वह भारत में प्रवृत्त माने इन्फोर्स किसी विधि के भंग पर आधारित दावे को ठीक ठहराता है। इसका मतलब लास्ट लाइन है ये, इसका मतलब ये हुआ कि भारत में अगर वह मुकदमा किया जाता तो न्यायालय वादी के पक्ष में कभी भी फैसला नहीं देते, लेकिन विदेश में वह दावा सही था और विदेश में वह जीता है, लेकिन भारत में वह दावा टिकता नहीं। तो आइए एक दो उदाहरण देखिए जो भारत में अवैध हो और विदेश में क्या हो, वैध। दो उदाहरण मैं बता रहा हूँ, एक आपका जुआ खेलना और दूसरा आपका वेश्यावृत्ति का बताया जाए। कई देशों में वेश्यावृत्ति को मान्यता दी गई है, पश्चिमी देशों में, और पैसा वसूला जा सकता है। मान लीजिए वेश्यावृत्ति में कोई पैसा का विवाद फंसा और विदेश के न्यायालय से कोई महिला जीतती हैं और वह पुरुष भारत में है और भारत में आपका आकर मुकदमा करती है कि पैसा दिलवाए, तो क्या भारत के कानून द्वारा यह दावा वैध है कि अवैध? अवैध। तो क्या भारत में पा पाएगी कि नहीं? नहीं, भले विदेश में जीती हो। यानी कि विदेश में वो सही था लेकिन भारतीय कानून उसे मान्यता, तो झुनझुना बजाते रहे विदेश का निर्णय लेकर। दूसरा देखिए एक उदाहरण और लास्ट में बताया जाए, कौन सा? जुआ। कई देशों में जुआ, लॉटरी, आपका सट्टेबाजी वैध है भाई, मैं बता दूं, इसमें शक नहीं है। भारत में ये आपका कह सकते हैं कि शून्य है। तो मान लीजिए इंग्लैंड में एक आदमी जुआ खेला, पैसा जीता और पैसा जो हारा था भाग गया भारत। इंग्लैंड में वह जीता मुकदमा करके न्यायालय में, अब कहाँ लागू कराना है? भारत में। भारत में निर्णय आया और दिखाया कि हम जुए में क्या किए थे, 5 लाख जीते थे और ये बंदा तो भारत भाग आया, अतः ऐसी दशा में हमें इससे 5 लाख रुपया दिलवाए। तो अब बताइए, विदेश में वह दावा तो सही था, लेकिन क्या भारत में वह दावा सही है कि गलत? तो क्या भारत के न्यायालय ऐसे निर्णय को लागू कराएंगे कि नहीं? नहीं कराएंगे। यानी कि इस आधार पर भी विदेशी न्यायालय के निर्णय को क्या किया जा सकता है? चैलेंज। तो इस प्रकार सेक्शन 13 भी समाप्त हो गया भाई आपका। अभी इंग्लिश चलेगी 5-10 मिनट बाद। फिर आपका 11 बजे से बता दिया जाए शेड्यूल भाई, क्या है शेड्यूल आज का। पहले आईपीसी चलेगी लेक्चर और सीआरपीसी मेंस के लिए आज लिखवाई जाएगी, क्योंकि 2-3 दिन लिखवाया जाए, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन भाई 6-7 हो गए हैं और इधर से लगातार कंपटीशन में बन रहे हैं क्वेश्चन, तो कोरिलेट करके अच्छे से अब लिखवाया जाए। पुराना भाई नोट्स नहीं दिया जा रहा है मेंस का, नया लिखे हो, पुराना कोरिलेशन में नहीं है, इसीलिए किसी को दिया नहीं जा रहा है। नया